नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल विद्यार्थी परिवार। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी के अंतर्गत हम लोग इतिहास का एक प्रैक्टिस सेट चलेंगे, जिसमें आपको दोस्तों सिर्फ 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन की जो श्रृंखला चलेगी इसके अंतर्गत मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, ये जो हमारा इतिहास का प्रैक्टिस सेट है, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, साथ ही साथ जीआईसी, एलटी के अंतर्गत, यूपी पीसीएस के अंतर्गत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जो होती हैं उसके अंदर इतिहास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला से आधारित है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हमारा जो यह प्रश्न का सिलसिला है। तो पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, किस हड़प्पी पुरास्थल से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से, रंगपुर से, रोपड़ से या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, आप वीडियो को पुश करके एक तरीके प्रैक्टिस सेट की तरह ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा, ठीक है, किस जो आपका हड़प्पी पुरास्थल जो है आपका हड़प्पा है, ठीक है, हड़प्पा पुरास्थल से ही, ठीक है दोस्तों, मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगर आप बात करेंगे दोस्तों, वर्ष 1981 में दयाराम साहनी जी द्वारा जो इसकी खोज की गई थी, तो उस खोज के अंतर्गत वहाँ पे 2 बैरक स्थल मिले हैं। 2 बैरक स्थल से जो हड़प्पा से थोड़ा सा दूरी के स्थल पर मिले हुए हैं। इससे उनको अनुमान लगाया कि ये मजदूरों का मकान हो सकते हैं। आगे चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऋग्वेद में, यजुर्वेद या सामवेद या अथर्ववेद? तो बताइए दोस्तों, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ किस में कहा गया है? तो दोस्तों, ये कहा गया है, जो सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी, वो अथर्ववेद में कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों। अगर ऋग्वेद की बात करें दोस्तों, तो ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। यजुर्वेद आपका ज्ञानकंड का वेद है। उसके बाद सामवेद आपका गीत संगीत का वेद है। जो आपसे पूछा जाता है कि संगीत का वेद किसे माना जाता है, तो सामवेद को माना जाता है। आगे चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पुरुष सूक्त किसका एक भाग है? जो पुरुष सूक्त है आपका, ठीक है, तो किसका एक भाग है दोस्तों, बताना है। ऋग्वेद का, महाभारत का या श्रीमद् भागवत गीता का या सामवेद का? तो जल्दी बताइए दोस्तों फटाफट, जो पुरुष सूक्त है किसका एक भाग है? तो आई होप दोस्तों आपने गेस किया होगा, जो पुरुष सूक्त है वो आपका ऋग्वेद का एक भाग है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। जो श्रीमद् भागवत गीता है, ठीक है, इसमें कुल कितने अध्याय हैं? ठीक है दोस्तों, कुल कितने अध्याय हैं और ठीक है दोस्तों, इसमें कुल कितने श्लोक हैं? श्लोक और आपको अध्याय की संख्या बतानी है दोस्तों। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर देंगे। आगे चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसके शासनकाल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य के, कनिष्क के या सम्राट अशोक के या स्कंदगुप्त के? तो बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके। तो दोस्तों, जो आपका जैन धर्म था, श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय में विभाजित हुआ था, वो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बटा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर श्वेतांबर की बात करें दोस्तों, ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो थे वे निर्वस्त्र होते थे। जैन धर्म के दोस्तों 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी को जाना जाता है और जो आपके 23वें तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ को जाना जाता है और प्रथम तीर्थंकर के रूप में महावीर आपका ऋषभदेव को माना जाता है। जो आपसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में ऋषभदेव को माना जाता है और 23वें तीर्थंकर के रूप में दोस्तों वो माना जाता है आपको पार्श्वनाथ को। उसके बाद आपके जो 24वें तीर्थंकर थे वे आपके थे महावीर स्वामी। आगे चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन हड़प्पा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो बताइए सो फटाफट। ऑप्शन देखिएगा, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा या लोथल?
तो जो दोस्तों हड़प्पा का पूरा स्थल था वो आपका धौलावीरा जी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो हड़प्पा का धौलावीरा नगर था ये 3 भागों में विभाजित था, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, सातपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? तो बताइए दोस्तों जो सातपद ब्राह्मण है यह किस वेद से संबंधित है? तो दोस्तों जो आपका सतपथ ब्राह्मण है ये आपके यजुर्वेद से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका यजुर्वेद से संबंधित ग्रंथ माना जाता है। आगे चलिए तो अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? ब्रह्मा को, सूर्य को, शिव को या विष्णु को? तो बताइए सो किसको समर्पित है? तो दोस्तों जो आपका खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर है वो आपके सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलिए तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सुल्तान अपने को नायाब ए खुदाई कहता था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन तुगलक? तो बताइए दोस्तों नायाब ए खुदाई कौन अपने आप को कहता था? तो दोस्तों जो आपका ये दिल्ली का सुल्तान था वो आपका है बलबन, ठीक है। बलबन दोस्तों अपने आप को नायाब ए खुदाई के रूप में संबोधित करता था। बलबन के राजत्व सिद्धांत को हम लोग मुख्य रूप से 2 विशेषताओं के अंतर्गत देखते हैं। एक तो दोस्तों आपका है ये जो सुल्तान था ईश्वर को प्रदत्त मानता था। इसके जो राजत्व सिद्धांत है बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है, आपसे यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इसने अपने राजत्व सिद्धांत में 2 चीज़ें बताई है। एक तो जो सुल्तान होता है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है और दूसरा सुल्तान निरंकुश होता है। ये दोनों अपने इसने नायाब ए खुदाई के अंतर्गत बात कही है। आगे चलिए तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई हैं? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो बताइए सो फटाफट कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसके सिक्कों पर, ठीक है, लक्ष्मी का अंकन किया गया है? तो दोस्तों जो आपका मुस्लिम शासक था वो आपका मोहम्मद गौरी, ठीक है। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर दोस्तों लक्ष्मी के सिक्कों का अंकन मिलता है। साथ ही साथ जो भारतीय अन्य हमारे गणराज्य थे वो थे आपका कलचुरी, ठीक है दोस्तों। एक तो कलचुरी था और दूसरा आपका दोस्तों चंदेल, ठीक है दोस्तों। एक कलचुरी और दूसरा चंदेल, इन दोनों के सिक्कों पर भी हमें लक्ष्मी के चित्रों का अंकन मिलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आगे चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहलोल लोदी किस प्रांत का गवर्नर था? गुजरात, सिंधु, मालवा या लाहौर? तो बताइए सो लोदी वंश का जो शासक बहलोल लोदी या किस प्रांत से गवर्नर जनरल था, वो गवर्नर था, बताना है। तो दोस्तों जो बहलोल लोदी था वो आपका लाहौर, ठीक है, लाहौर प्रांत का गवर्नर था, बाद में जो सुल्तान बना। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गलत नहीं करिएगा। शूद्रक, कालिदास, अश्वघोष या विशाखदत्त? तो बताइए सो बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? तो दोस्तों जो बुद्ध चरित्र का लेखक है वो अश्वघोष है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अश्वघोष के विषय में जानिए दोस्तों। अश्वघोष जो कुषाण जो शासक था, कनिष्क का दरबारी कवि था, ठीक है, दरबारी थे और ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। दोनों बात को याद रखिएगा दोस्तों, एक तो ये बौद्ध दार्शनिक थे, साथ ही साथ ये कनिष्क के दरबारी में एक प्रमुख थे जिन्होंने बुद्धचरित नामक ग्रंथ लिखा है। आगे चलिए अगला प्रश्न है, स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ? सिंधु काल में, वैदिक काल में या संगम काल में या इनमें से कोई नहीं?
तो जो हिंदू धर्म से संबंधित आपका, ठीक है दोस्तों, स्वास्तिक प्रतीक है यहाँ पे, उसका उदय किस काल में हुआ था बताना है। बताइए जल्दी से फटाफट। तो दोस्तों जो स्वास्तिक प्रतीक है आपका वो सिंधु काल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिए। अगर किसी प्रकार कोई समस्या होती है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन है, जैन विद्वान हेमचंद्र किसका दरबारी था? चंद्रगुप्त द्वितीय का, जयसिंह सिद्धराज का, मिहिर भोज का या कुमारपाल का? तो बताइए जैसे दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों जो आपका, ठीक है, जैन धर्म संबंधित विद्वान थे हेमचंद्र, वो आपके कुमारपाल, ठीक है, पालवंशी शासक कुमारपाल के दरबारी थे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रज्जनामा फारसी अनुवाद किसका है? रामायण का है, महाभारत का है, श्रीमद् भागवत गीता का है या ऋग्वेद का है? तो बताइए दोस्तों फटाफट, जो रज्जनामा है या किसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, बताना है। तो दोस्तों जो रज्जनामा है वो फारसी भाषा अनुवाद है, वो आपका महाभारत का है, ठीक है, महाभारत, जिसे हम लोग दोस्तों जय संहिता भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इसका पुराना नाम जो है वो आपका जय संहिता है। आपसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, कि महाभारत का पुराना नाम क्या है या उसका प्राचीनतम नाम क्या है? तो उसका पुराना नाम या प्राचीनतम नाम दोस्तों जय संहिता है। आगे चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मुगल प्रशासन में अमीरों का मुख्य माना जाता था? यानी जो अमीर सरदार होते थे उनमें प्रमुख रूप से किसे माना जाता था, बताना है। दीवान ए आला को, मीर बख्शी को, सदरुल सुदूर को या काजी उल कजात को? तो बताइए दोस्तों, जो मुगल प्रशासन में अमीरों का प्रमुख किसे माना जाता था? तो दोस्तों माना जाता था दीवान ए आला को। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दीवान आला को ही दोस्तों मुगल प्रशासन में अमीरों का मुख्य या प्रमुख रूप से माना जाता था। ये आपसे कई बार जीआईसी के अंतर्गत, इतिहास के अंतर्गत प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? विनोबा भावे से, डॉक्टर अम्बेडकर से, जेबी कृपलानी से या दादा भाई नौरोजी से? तो बताइए सो फटाफट, ये आपका भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो भूदान आंदोलन है वो आपका, ठीक है, विनोबा भावे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, हंटर कमीशन किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिएगा, श्रम विभाग से, शिक्षा विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से या जनसंख्या विभाग से? तो बताइए दोस्तों फटाफट इसका आंसर गेस करिए। यहाँ पे दोस्तों कुछ सेकंड आपको इसलिए रुका जाता है ताकि आप प्रश्नों का यहाँ पे अपना अवलोकन कर सकें। तो यहाँ पे दोस्तों जो हंटर कमीशन संबंधित है वो आपका शिक्षा विभाग से है। शिक्षा में सुधार करने के लिए हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया था? बालाजी बाजीराव ने, बालाजी विश्वनाथ ने या बाजीराव प्रथम ने, इनमें से कोई नहीं? तो बताइए सो, मराठा सम्राट शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया था? तो दोस्तों जो आपके, ठीक है, शिवाजी के बाद जो मराठा साम्राज्य में गुरिल्ला प्रणाली का जो संचालन किया था वो किया था बाजीराव प्रथम ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा दोस्तों, वर्ष 1809 में अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह ने की थी, किसके साथ की थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। चार्ल्स मेटकाफ के साथ, लॉर्ड ऑकलैंड के साथ
या विलियम बेंटिंक के साथ या लॉर्ड मिंटो के साथ? तो बताइए दोस्तों, जो अमृतसर की संधि हुई थी वो 1809 में हुई थी, तो किसके मध्य हुई थी? एक तो आपके महाराजा रणजीत सिंह थे, दूसरा थे दोस्तों वो चार्ल्स मेडकॉफ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चार्ल्स मेडकॉफ के साथ ये संधि 1809 में हुई थी, जिसे हम लोग अमृतसर की संधि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? थॉमस मूरे ने, लॉर्ड मैकाले ने, जोनाथन डंकन ने, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए सो, भारतीय विधि आयोग की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? तो दोस्तों वो की थी आपके लॉर्ड मैकाले ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड मैकाले ही दोस्तों भारत में अंग्रेज शिक्षा का प्रचलनकर्ता माना जाता है। ये भी याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेज शिक्षा का प्रचलनकर्ता संचालनकर्ता कौन था? तो लॉर्ड मैकाले ही था। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, गुरु तेग बहादुर किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? मुगल सम्राट के समकालीन थे बताना है। ऑप्शन देखिएगा, बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? तो बताइए सो फटाफट, गुरु तेग बहादुर जी किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो दोस्तों जो औरंगजेब था, ठीक है, तो उसके समकालीन गुरु तेग बहादुर जी थे। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ष 1935 भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय, यहाँ पे दोस्तों सही कर लीजिएगा, संघीय कर लीजिएगा, संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन देखिएगा, सर बेजवुड ब्राउन, लॉर्ड जेटलैंड, सर मोरिस गौरे या लॉर्ड माउंट टेम्पल? तो कौन थे दोस्तों बताना जल्दी बताइए फटाफट। जो वर्ष 1935 में संघीय न्यायालय बनाया गया उसके पहले न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो थे दोस्तों आपके सर मोरिस गेवर, ठीक है, यहाँ पे गेवर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, सर मोरिस गेवर जो हमारे भारतीय सरकार अधिनियम 1935 बना, इसके संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वाइटले कमीशन किससे संबंधित है? श्रम विभाग से, शिक्षा विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से या जनसंख्या विभाग से? तो बताइए सो फटाफट, जो वाइटले विभाग था, वाइटले डिपार्टमेंट था, ये किससे संबंधित डिपार्टमेंट बनाया गया था? तो दोस्तों बनाया गया था श्रम विभाग से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, दादा भाई नौरोजी को किस स्थान से ब्रिटिश संसद का सदस्य चुना गया था? पश्चिम बंगाल से, फिन्सबरी से, लिवरपूल से या लंदन से? तो बताइए सो फटाफट, कहाँ से दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश संसद का सदस्य चुना गया था? क्योंकि ब्रिटिश भारत के पहले संसद चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये बात कही थी। तो बताइए सो फटाफट कि दादा भाई नौरोजी को कहाँ से चुना गया था? तो चुना गया था दोस्तों वो फिन्सबरी से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा है? यानी एक ट्रेन और कई ब्रेक, ये भी पूछा जाता है दोस्तों, एक ट्रेन और कई ब्रेकर जो ब्रेक लगाने वाले हैं उसमें इन्होंने इसकी आलोचना की थी। तो यहाँ प्रश्न जो है, किस अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा है? ऑप्शन देखिएगा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को, या वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को, या 1919 का भारत सरकार अधिनियम को, या 1935 भारत सरकार अधिनियम को? तो बताइए सो फटाफट किसको कहा था? तो ये कहा था दोस्तों आपके 1935 भारत सरकार अधिनियम को, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का चार्टर एक्ट कहा था। आगे चलिए, तो आगे ना चलते हुए दोस्तों यहाँ पे आपके कुल 25 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पे श्रृंखला समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दिया करिए, क्योंकि फीडबैक से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और हम लोग आगे वीडियो बनाने के प्रेरित होते हैं। तो आपको जिन टॉपिक से रिलेटिव वीडियो चाहिए तो आप उसे ये भी दे सकते हैं,
तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।